नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में जानेंगे जो है अस्थमा। अस्थमा में नैरो एयरवेज हो जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर होता है ये। अस्थमा इज़ डिफाइंड एज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवेज दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैक्यू ब्रैंकियल ट्री टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, अस्थमा में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है एयरवेज का, और जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है ट्रैक्योब्रैंकियल ट्री की। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, स्मोकिंग भी हो सकती है, डस्ट की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस पड़ सकता है, और पेट्स भी हो सकते हैं अस्थमा के कॉजेज़ में। इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा जेनेटिक फैक्टर में इसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सर्टेन जीन्स हो सकते हैं जो इसके कारण हो सकते हैं, और एंगर, एक्सरसाइज, केमिकल फ्यूम्स, फंगल स्पोर, पोल्यूशन, और मेल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं अस्थमा के केसेस के लिए। ठीक है, आप अस्थमा के सिम्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, वीजिंग होती है, कफ देखने को मिलता है, वीजिंग कफ, और रैपिड ब्रीदिंग होती है, और टायर्डनेस होती है। टाइप्स हम देखेंगे अस्थमा के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एलर्जिक टाइप ऑफ अस्थमा, इसको इंट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसको इंट्रिंसिक अस्थमा बोला जाता है। तीसरा होता है मिक्स्ड अस्थमा, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। कफ वेरिएंट अस्थमा, इसमें कफ ज़्यादा निकलता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, नॉक्टर्नल अस्थमा, इसमें रात में दिक्कत ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जो कि आपकी काम की वजह से डेवलप होता है। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में हम क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे पहले, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ऑक्सीमेट्री करवाएंगे, एलर्जिक स्किन टेस्टिंग करवाएंगे, और IgE एंटीबॉडी करवाएंगे हम अस्थमा के केसेस में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अस्थमा के? रिब फ्रैक्चर हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एटलेक्टासिस न्यूमोनिया हो सकता है, या स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है। अब मैनेजमेंट में हम इसमें जो होते हैं वो एड्रीनेजिक्स, स्टेरॉइड्स, हाइड्रेशंस, मास्क, और बीटा 2 एगोनिस्ट का इस्तेमाल करने को बोलेंगे। अब देखिए अस्थमा का एक तरीके से पैथोलॉजी क्या होती है। अस्थमा ट्रिगर हुआ किसी एलर्जेन, इन्वायरमेंटल ट्रिगर या फैक्टर की वजह से, IgE एंटीबॉडी बढ़े, इम्यून रिस्पॉन्स तेज हुआ, मास्ट सेल से हिस्टामिन वगैरह निकले, और इन्फ्लामेशन हुआ, और इडिमा हुआ म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से अकुमुलेशन हुआ टिटेनियस सिक्रीशन फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड सेल्स का, जिसकी वजह से स्पाज्म हुआ स्मूथ मसल्स का ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो गया कैलिबर का हमारे ब्रोंक्यूल्स का, हमारा ब्रोंक्यूल का कैलिबर डिक्रीज़ हो गया, और अस्थमा कॉज हुआ। देखो ये नॉर्मल है एयरवे का, इसमें ये नॉर्मल है। इसमें आप अगर समझने की कोशिश करिए तो ये गोबलेट सेल्स होती हैं जो कि एलर्जेन इन्वायरमेंट और ट्रिगर फैक्टर के लिए स्टिमुलाई देती हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेल हुई, इसमें ये देखिए ये म्यूकस, इसमें ये म्यूकस लेयर है, ये म्यूकस लेयर है, ये एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, ये लैमिना प्रोप्रिया है, ये स्मूथ मसल्स होती हैं। अब देखिए इस केसेस में क्या हुआ, जबकि अस्थमा हो गया तो गोबलेट सेल की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से जो होते हैं वो ट्रिगर जो होता है वो IgE एंटीबॉडी बढ़ गया हमारा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, लैमिना प्रोप्रिया हमारा डिस्टर्ब हुआ, मास्ट सेल की संख्या बढ़ गई, मैक्रोफेजेस बढ़ गया, हिस्टामिन बढ़ गया, एस्नोफिल बढ़ गया, और टी हेल्पर सेल की संख्या बढ़ गई, और सेल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलने लगती है। अब इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंको हिपर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर रिस्पॉन्स और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और अस्थमा के सिम्टम आते हैं फिर। धन्यवाद।